नमस्कार सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरएएस 2023 की प्रीलिम्स के लिए हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा इंट्रोडक्शन का रहेगा, जो उसका आधारभूत संरचना है, उसका जो फंडामेंटल है उस चैप्टर का, मॉडर्न इंडिया का, जो हम लेके चलने वाले हैं आगे आने वाली 15 या 16 वीडियो में। उन सब का जो फंडामेंटल है वो आज के वीडियो में है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज की वीडियो को मिस कर दें, आप आज की वीडियो की कहानी ज़रूर सुनिए, ताकि आपके आगे की जो कड़ियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, जो रिदम है वो आपका बरकरार रहेगा, वो बना रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब हम बात करेंगे वो करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, यूरोपियन कंपनियों के आगमन से। हम सब जानते हैं कि यूरोपियन कंपनी में सबसे पहले आया था 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल के आदमी थे और अफ्रीका के निचले सिरे केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो भारत पहुंचे थे। अब बात यह है कि उस वक्त यूरोपीय कंपनियों या यूरोपीय देशों को इतनी क्या तलब लगी थी, क्या इतनी उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई थी कि हमें दुनिया के नए नए स्थानों की खोज करनी है, या जो स्थल हम जानते हैं उनके वैकल्पिक मार्गों की खोज करनी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूरोप का सीधा एशिया से संपर्क बंद हो गया था, और जो व्यापार हो रहा था उस पर ओटोमन साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा टैक्स आरोपित कर रहा था। तो यूरोप में ये था कि व्यापारियों के लिए व्यापार के लिए नए रास्ते खोजना बहुत ही आवश्यक हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये था कि यूरोप में उस वक्त पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, और पुनर्जागरण के दौर ने, पुनर्जागरण का जब नाम आता है ना हमारे दिमाग में, तो हमें ये सोचते हैं मार्टिन लूथर किंग, फिर कोई चित्रकला का नाम आ जाता है लियोनार्डो दा विंची, या फिर कोई वास्तुकला का नाम आ जाता है। ऐसे हमारे दिमाग में अलग अलग आइडिया आते हैं। लेकिन पुनर्जागरण का एक पक्ष और था कि पुनर्जागरण ने विज्ञान, तकनीक, तर्क का एक अपना अलग क्षेत्र खोज दिया था। तो उसका फायदा ये हुआ, उसका लॉन्ग टर्म फायदा ये हुआ कि पहले जब साम्राज्य निर्माण ये होता था कि बड़ी सेना होनी चाहिए, बड़ा साम्राज्य होने के लिए बड़ा स्थलीय भाग होना चाहिए, ये जो सोचे थी ना, उस सोच को, उस विचार को है ना, पुनर्जागरण ने बहुत पीछे कर दिया। पुनर्जागरण में वहाँ के राजाओं को, विद्वानों को ये बात समझ में आई, अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो नॉलेज के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, आपके साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अब आप पूछोगे सर नॉलेज के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। अब देखिए, अब तो फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होगी, जैसे गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, लेकिन उस वक्त ये बातें आज से 500 साल पहले बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। हुआ ये कि जब यूरोप से कोई जहाज़ निकलता था, यूरोपीय जहाज़ निकलता था, तो उसके साथ ये नहीं था कि नाविक और समुद्री जहाज़ चलाने वाले लोग थे, ठीक है, उसके साथ साथ विद्वान लोग भी होते थे, पेंटर भी होते थे, दार्शनिक भी होते थे, वैज्ञानिक भी होते थे। वो इसलिए होते थे कि वो जिस भी स्थल पर उतरेंगे उस स्थल की वनस्पति क्या है, वहाँ का भूगोल क्या है, वहाँ का जंतु विज्ञान कैसा है, वहाँ की नरजातीयता कैसी है, वहाँ की बोली कैसी है, उस सब का वो अध्ययन करते थे। किस लिए करते थे? उन्हें ये पता था कि इन चीज़ों का अध्ययन करने से हमें आगे साम्राज्य स्थापित करने में क्या होगी, आसानी। तो हम देखते हैं कि कुछ समय में ही वो पूरे के पूरे उत्तरी अमेरिका, पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका पे साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। और हम इस बात को भी जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में तो वहाँ की जो स्थानीय जनजातियां थी वो तो लगभग विलुप्त हो गई थी जब इन्होंने साम्राज्य का वहाँ पे विस्तार किया था, साम्राज्य को वहाँ पे स्थापित किया था। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि अफ्रीका को इन्होंने बांट दिया था। जैसे अफ्रीका का तो मैप रखा, और मैप रख के यूँ स्केल से खींच के बोला ये तेरा, ये मेरा, ये जर्मनी का, ये इटली का, ये ब्रिटेन का, ये फ्रांस का, ये बेल्जियम का, ऐसे करके उसको टुकड़ों में बांट दिया था। और ये अफ्रीका में साम्राज्यवाद हम आर्यस मेंस के अंदर भी पढ़ते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि चीन को उन्होंने खरबूजे की तरह काट दिया था, मतलब अफ्रीका को बांट दिया, चीन को खरबूजे की तरह काट दिया। तो ऐसे करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अब हम ये सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो व्यापार करने के बहाने आए थे।
मकसद उनका व्यापार था, लेकिन बाद में जब उन्होंने वहाँ की राजनीतिक हालातों की कमजोरियों को भांपा और उनका फायदा उठाते हुए उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो जो पहली बात है इस चर्चा की वो ये बात है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आती है, लेकिन भारत की राजनीतिक कमजोरियों का, राजनीतिक हालातों के अंदर जो लूप होल है उनका फायदा उठाते हुए वो अपना साम्राज्य स्थापित करती है। और भारत पर साम्राज्य स्थापित करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। कौन आते हैं? तो मेरा जो इसका याद करने का पुराना टाइम का एक तरीका था वो ये था कि गांव में होती है पिड्डी, पिड्डी होती है ना, जो पिड्डो बोला आपा जी ऊपर बैठा आपा, तो पिड्ढी, ई का मतलब हो गया इया, और इसका मतलब हो गया डाड़ो, और इसका मतलब हो गया फ्रेंच। मतलब कोई फ्रांस का आदमी आया हुआ है गांव में और उसको ना पता नहीं है कि पिड्डी पे कैसे बैठना है, तो उसको समझा रहे हैं पिड्डी इया डाड़ो फ्रेंच। ठीक है, तो सबसे पहले आए पुर्तगाली लोग, फिर आए डच लोग, फिर आए इंग्लिश लोग, फिर आए डेन्स लोग और फिर आए फ्रेंच लोग। तो क्या मतलब हुआ? सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे बाद में कौन थे? फ्रेंच थे। तो सबसे पहले वाले पुर्तगाल, सबसे बाद वाले फ्रेंच और सबसे बीच वाले थे ना वो थे इंग्लिश। तो तीन तो ऐसे ही याद हो गए, पहले वाला पुर्तगाल, लास्ट वाला फ्रेंच, बीच वाला इंग्लिश, और इधर वाला कौन हो गया? डच हो गया, और इधर वाला हो गया डेनिश। डेनिश मतलब डेनमार्क। अब क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपनी हुकूमत स्थापित की थी, अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो पहली बड़ी बात तो ये हो गई कि हमें ये सोचना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी हुकूमत कैसे स्थापित की, किन किन लोगों से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़े। तो जब आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी पढ़ते हो तो आप समझते हो कि ये 1600 के आसपास आए थे। उससे पहले कुछ 2 या 3 अंग्रेज और आए थे भारत में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में अंग्रेजों का एक जत्था भारत में आया था। व्यापारिक रियायतें प्रदान करने के लिए, पाने के लिए ये मुगल दरबार में बार बार इन्होंने हाजिरी लगाई थी। टॉमस रो का आप नाम सुनते हो, स्टीफन हॉकिंस का आप नाम सुनते हो, फिर बाद में जाके इनको कोई व्यापारिक रियायतें मिलती हैं। अब क्या था कि इनकी जो पहली टकराहट थी वो यूरोपीय कंपनियों के साथ ही थी। किसके साथ थी? यूरोपीय कंपनियों के साथ। पुर्तगालियों के साथ इनकी टकराहट होगी, डच के साथ होगी और फ्रेंच के साथ होगी। डेनिश के साथ ज़्यादा टकराहट नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों से लड़ना होगा। ठीक है, और अब जब शुरुआत में जब वो भारत में आते हैं, तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य होता है जिसकी एक बहुत बड़ी सेना होती है। तो इनको ये लगा कि डायरेक्ट तो इन लोगों को हम हरा ही नहीं सकते। ठीक है, तो मुगलों से वो कोई पंगा नहीं लेते। तो शुरुआत में तो ये होता है कि व्यापारिक रियायतें इन्हें नहीं मिल पाती है, क्योंकि पुर्तगाली लोग थे ना, वो समुद्र में उनका उस वक्त एकाधिकार था। ठीक है, 16वीं सदी के अंदर पूरे का पूरा उनका एकाधिकार था, 15वीं सदी में उनका पूरे का पूरा एकाधिकार था। तो पुर्तगालियों का एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव मुगलों पर ऐसा था कि उन्हें लगता था कि सामुद्रिक ताकत है ना सबसे बड़ी, वो पुर्तगाली है। और हाल ये था कि मुगल, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर पूर्व तक था, दक्कन में लगभग छोटा सा इलाका बचा हुआ था, उन मुगलों के जब समुद्री जहाज व्यापार के लिए समुद्र में उतरते थे तो बिना पुर्तगालियों की अनुमति के वो नहीं निकल पाते थे, क्योंकि कार्टेज आर्मेडा उनका जो सिस्टम था, और आर्मेडा जो उनका नौसेना थी बहुत बड़ी, वो किसी को भी लूट सकती थी समुद्र के अंदर। तो मुगल खुद पुर्तगालियों से समुद्र में खौफ खाते थे। अब क्या है, ब्रिटेन के लोग आके जब ये कहते हैं कि हमें व्यापारिक रियायतें दो, हमें व्यापारिक छूट दो, व्यापार करने के लिए जगह दो, हमें फैक्ट्री बनाने दो, कोठी बनाने दो, तो पुर्तगालियों का दबाव था। तो शुरुआत में उन्होंने अंग्रेजों को अनुमति नहीं दी, लेकिन आगे जाके 1612 ईस्वी, इंपॉर्टेंट सन है, आप जरूर याद रखोगे, 1612 ईस्वी में बैटल ऑफ सवाली होता है। बैटल ऑफ सवाली होता है, और बैटल ऑफ सवाली के अंदर क्या होता है कि पुर्तगालियों को अंग्रेजी नौसेना हरा देती है, और पुर्तगाली सिर्फ गोवा, दमन और द्वीप तक सिमट जाते हैं। ठीक है,
इसी गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में राज कर लिया था और भारत को छोड़ के गए, गोवा को छोड़ के गए ये 1961 में। तो 1510 से लेके 1961 एक लंबे समय तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा था। तो सवाली का जब युद्ध होता है ना 1612 ईस्वी में, तब जाके पुर्तगाली हार जाते हैं और गोवा दमन द्वीप तक सीमित हो जाते हैं। उससे पहले पुर्तगालियों का हाल ये था कि पुर्तगाली होर्मुज जल संधि से लेके मलक्का जल संधि तक उनका पूरे समुद्र पे कब्जा था। फिर अंग्रेज धीरे धीरे अपनी कूटनीति रणनीति के द्वारा मलक्का से भी इनका कब्जा छुड़ाते हैं और होर्मुज से छुड़ाते हैं, जो उस समय का फारस होता है उसके सहारे से होर्मुज से छुड़ाते हैं, डचों को आगे करते हुए फिर मलक्का से छुड़ाते हैं और अपनी वो जाल बुनते हुए वो धीरे धीरे पुर्तगालियों को बाहर कर देते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है 1 मिनट की। होता ये है कि पुर्तगाल और जो स्पेन था उसकी एक संयुक्त नौसेना थी। उस संयुक्त नौसेना को लगभग 1588 और 90 के आसपास एक ब्रिटेन और पुर्तगाल स्पेन की संयुक्त नौसेना के बीच में नौसैनिक युद्ध होता है और उसमें पुर्तगाल और स्पेन की जो नौसेना होती है उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। तो पुर्तगाल की नौसैनिक शक्ति है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसी का फायदा 1612 के सवाली के युद्ध में उठाया जाता है और पुर्तगालों को गोवा दमन और द्वीप तक सीमित कर दिया जाता है। तो हमने जो स्टार्टिंग में चर्चा की थी वो इस बात पर थी, इस बात पर शुरू हुई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको साम्राज्य स्थापित करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना है। हम ये देख रहे हैं कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम किया था। ठीक है, हमारे आज के वीडियो का मकसद ये है कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम किया था। तो ब्रिटेन के लोग जब भारत आते हैं तो उनके सामने जो पहली चुनौती होती है वो यूरोपीय कंपनियां होती है। क्यों होती है? क्योंकि यूरोपीय कंपनियों के पास प्रशिक्षित सेना होती है, प्रशिक्षित सेना होती है। अच्छा, भारत के ये नहीं है कि भारत के पास उस वक्त प्रशिक्षित सेना नहीं होती, लेकिन इनके पास वेल ट्रेंड, वेल डिसिप्लिन और अच्छे हथियार होते हैं और अच्छी नई तकनीकें होती हैं। तो इनको पता है कि ये चीज़ें यूरोपियों के पास है, भारतीयों के पास नहीं है। तो भारत के पास तो एक बड़ा मुगल साम्राज्य था जिसे लड़ना आसान नहीं था। तो अंग्रेजों ने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, धीरज रखा कि पहले ये मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होगा, उससे पहले हम क्या करते हैं, यूरोपीय कंपनियां जो एक एक करके उनको निपटा देते हैं। तो पहले इन्होंने निपटाया किसको? पुर्तगाल को निपटाया। किसको निपटाया? पुर्तगाल को निपटाया। तो सीधी सी बात ये हुई कि यूरोपीय कंपनी के अलावा दूसरी जो चुनौती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने वो या तो था मुगल साम्राज्य या भारत में कोई बड़ा साम्राज्य बचा हुआ था। ठीक है, तो पहले ये सोचते हैं स्टार्टिंग के टाइम में कि कैसे न कैसे हमें एक बार व्यापारिक एकाधिकार मिले, व्यापारिक छूटें मिले। तो होता क्या, जैसे सवाली के युद्ध में हरा देते हैं तो इनको व्यापारिक छूट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? व्यापारिक छूट। फिर ये अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करना शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि इसी के बाद में, इसी के आसपास में अंग्रेजों को व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति मिलती है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट याद रखना है आपको। 1612 सवाली का युद्ध। हालांकि आरएस प्रीलिम्स में सीधा 19वीं सदी का भारत दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड को लेते हुए हम चल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो सवाली का युद्ध होता है और सवाली के युद्ध के बाद पुर्तगाली हार जाते हैं, गोवा दमन द्वीप तक क्या हो जाते हैं? सिमट जाते हैं। गोवा दमन द्वीप तक क्या कर जाते हैं? सिमट जाते हैं। ठीक है, दूसरी जो ताकत थी वो थी डच। कौन थे? डच। डच के मामले में आप सिर्फ एक ही फैक्ट याद रखोगे कि बेदारा का युद्ध हुआ था, या बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 के अंदर, और उसके द्वारा डच क्या है वो भारत से बाहर चले जाते हैं। डच भारत से क्या चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। देखो, पहले इंग्लिश लोगों ने कैसे रणनीति के तहत डचों को आगे करते हुए पुर्तगालियों से लड़ाया। तो डचों के सारे पहले पुर्तगालियों को बाहर किया और फिर डचों को ही बाहर कर दिया। तो बेदारा का युद्ध के द्वारा है ना, इनको क्या कर दिया? भारतीय भूमि से बाहर कर दिया। डचों ने एक अच्छा काम ये किया था कि भारत के सूती वस्त्र को उन्होंने पूरी दुनिया में फेमस किया और उन्होंने भारत में मसालों के व्यापार पर ध्यान नहीं दिया, जबकि मसालों के व्यापार पे इनका ध्यान इंडोनेशिया की तरफ था। लेकिन भारत का जो सूती वस्त्र था और जो रेशमी वस्त्र था उसको है ना इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत पे बहुत सी जगह पे पहुंचाया था। ठीक है, तो डच हार के 1759 में बेदारा के युद्ध में, 1612 में हार गए पुर्तगाली सवाली के युद्ध के अंदर। ठीक है, ये दो युद्ध आप याद रखोगे। अच्छा, एक फैक्ट होता है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, याद रखना। 1755 से लेकर 1765 के बीच में, इस 10 साल के दौरान
इन 10 सालों के दौरान ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर, बहुत बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर स्थापित हो जाती है। कैसे? देखिए कि 1757 में हम सब जानते हैं प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी के युद्ध के द्वारा ये जो बंगाल का इलाका है ना, इस पर ये कब्जा स्थापित कर लेते। अब इस मैप को गौर से देखना, ये मैप हमने किस लिए यहाँ पे रखा है। इस मैप की सहायता से हम समझेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने एक एक करके सब जगह पे धीरे धीरे बड़े ही सुंदर, कूटनीति में बोल सकते हैं, बहुत ही सुंदर जाल बुन के और धीरे धीरे इन जगहों पर क्या किया था, कूटनीति की भाषा में बोलेंगे कैसे उन्होंने कूटनीति की थी। बाकी तो उनका तरीका था ना वो बहुत कुटिल था, उनकी रणनीति थी वो बहुत धूर्त थी। उन्होंने कैसी कूटनीति अपनाई, कैसी युद्ध नीति अपनाई, कैसी अर्थनीति अपनाई, कैसी रणनीति अपनाई, वो सब हम बातें करेंगे। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इनकी युद्ध नीति और कूटनीति के ऊपर। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने बंगाल के इलाके पे कब्जा कर लिया था। ठीक है। 1759 में वेडारा के युद्ध में इन्होंने डचों को क्या कर दिया, बाहर। 1760 में एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम होता है वाडीवास का युद्ध। क्या होता है? वाडीवास का युद्ध। क्या होता है? वाडीवास का युद्ध। वाडीवास के युद्ध के द्वारा ये फ्रांस की जो कंपनी होती है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। किसको कर देते हैं, बाहर। अब देखो पुर्तगाली पहले ही बाहर चले गए, 1759 में डच भी बाहर चले गए और 1760 में फ्रांस भी बाहर चला गया और बंगाल पे इन्होंने 1757 में कब्जा कर लिया। ठीक 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ये जो आप दुरानी एम्पायर देख रहे हो ना, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का ये स्थापित किया हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। ये मराठे हैं, देखो आप, ये पूरे मैप में इधर इधर यहाँ पे ये क्या है, मराठे हैं। तो आप देखिए ये पूर्व से लेकर यहाँ पे पश्चिम तक और यहाँ पर ये पूरा राजपूताना आ गया और लगभग आधा दक्कन का इलाका आ गया। यहाँ पे मराठे फैले हुए थे। तो मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज कहीं भी शामिल नहीं है, अंग्रेज कहीं भी शामिल नहीं है। लेकिन इस युद्ध में कोई भी जीते कोई भी हारे, अंतिम जीत है ना वो अंग्रेजों की हुई थी। कैसे हुई थी कि इधर तो मराठे कमजोर हो गए, ठीक है, इधर मुगल सत्ता का हाल ये था कि मुगल सिर्फ यहां तक सिमटे हुए थे और पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह डर के मारे कहां पे आ जाते हैं, अवध में आके रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो मुगल तो बहुत कमजोर हो गए, मुगल तो बहुत ही कमजोर हो गए। और वैसे भी 1739 के बाद में नादिर शाह ने और अहमद शाह अब्दाली ने जब मुगलों पर हमला किया था, दिल्ली को बार बार लूटा था, तो आर्थिक तौर पर और सामरिक तौर पर ये बहुत ही कमजोर हो चुके थे। खैर बात ये थी कि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल भी कमजोर हो गए और मराठे भी कमजोर हो गए और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको आगे जाकर मिलने वाला है, इंग्लिश लोगों को मिलने वाला है। तो मैंने कहा था 1755 से 65 के बीच में अंग्रेज है ना वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए थे। तो पहले हमने प्लासी के युद्ध के बारे में बात कर ली, फिर हमने वेडारा के युद्ध के बारे में बात कर ली, फिर हमने बात कर ली वाडीवास के युद्ध के बारे में और 61 में हो गया पानीपत का तृतीय युद्ध। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट युद्ध और होता है जो आप सभी जानते हो, 1764 में बक्सर का युद्ध। अब देखो बक्सर के युद्ध की इंपॉर्टेंस क्या थी, इस मैप में देखिए। बक्सर के युद्ध के अंदर एक तो मीर कासिम भाग लेता है, एक अवध का नवाब होता है सुजाउदौला, वो भाग लेता है। कौन लेता है? सुजाउदौला। कौन भाग लेता है? सुजाउदौला। और एक मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। ठीक है, अब देखो ये पूरी की पूरी पट्टी देखो आप गौर से, उत्तर में यहाँ पे तो हो गए मुगल, यहाँ पे हो गए नवाब और यहाँ पे क्या हो गए, बंगाल। ठीक है, अब क्या हुआ, इन तीनों ने मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा। अब हुआ ये कि मुगल जो थे ना, मुगल बादशाह जब इन दुरानियों का हमला हो रहा था तो वो डर के मारे वहां से निकल के अवध आके बैठ गए और इधर जो मीर कासिम था वो बंगाल से निकल के अवध आ गया। तो ये तीनों मिलके एक प्लान बनाते हैं और बक्सर का युद्ध लड़ते हैं और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की क्या होती है, जीत होती है। तो आप सोच के देखिए कि बंगाल जो अपने आप में एक बहुत अमीर राज्य था उसको अंग्रेजों ने हरा दिया, अवध भी उस समय एक अमीर राज्य था उसको भी हरा दिया, और मुगल जिनका कभी
जब ये 1764 में युद्ध होता है, उस 1707 में जब औरंगजेब जाता है तो औरंगजेब का कब्जा यहाँ अफगानिस्तान से लेकर दक्कन का बस एक इतना सा पार्ट बचता है, बाकी सारे के ऊपर क्या होता है, मुगलों का कब्जा होता है। मुगलों का क्या होता है, कब्जा होता है। ठीक है, अब बात ये थी कि वो इतना जो सशक्त, इतना बड़ा और जोर का साम्राज्य था, उसका हाल ये हो गया कि मुगल सिर्फ यहां तक सिमट कर रह गए। ठीक है, अब मतलब जब अंग्रेज आते हैं और दूरबीन लगा के देखते हैं तो देखते हैं कि वहां से लेकर वहां तक मुगल ही मुगल है। 1600 ईस्वी में आते हैं और 1764 में हाल ये कि मुगल सिर्फ यहां तक है। अब क्या है कि भारत की जो ताकत थी, राजनीतिक ताकत, वो टुकड़ों में बंट चुकी थी। इनका उन्होंने फायदा उठाया और बक्सर के युद्ध में इन तीनों को वो क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। अब सोच के देखिए, इतने बड़े पार्ट के ऊपर इनका क्या हो गया है, कब्जा हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि 1755 से 65 के बीच में अंग्रेज एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। तो बक्सर के युद्ध के बाद 2 इलाहाबाद की संधियां होती है, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। उन इलाहाबाद की संधियों में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। लेकिन बात यह थी कि 1755 से 65 के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1759 में बेडारा का युद्ध होता है। बेडारा के युद्ध के द्वारा डच बाहर चले जाते हैं। 1760 में वाडिवास के युद्ध में फ्रांस बाहर चला जाता है। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे और दुरानी आपस में लड़ते हैं तो मराठे भी कमजोर हो जाते हैं, साथ में मुगल सत्ता भी कमजोर हो जाती है। 1764 में बक्सर के युद्ध के द्वारा अवध को भी हरा देते हैं अंग्रेज, बंगाल को भी हरा देते हैं और मुगल को भी हरा देते हैं और एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होती है। और यहाँ से अंग्रेजों का दौर भारत के अंदर स्टार्ट होता है। इसीलिए कई इतिहासकार होते हैं ना, वो 1757 को एक निर्णायक पल मानते हैं भारतीय इतिहास के अंदर, और कुछ लोग तो 1757 के बाद में ही आधुनिक भारत का आगाज करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमने जो इतनी चर्चा की है ना, उस चर्चा का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश इंडिया जो बना था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, उसको उन्होंने 2 चीजों से लड़ते हुए बनाया। पहली तो उनकी लड़ाई थी, वो थी बेटा यूरोपीय कंपनियों के साथ। किसके साथ थी? यूरोपीय कंपनियों के साथ। और हमने बात कर ली कि यूरोपीय कंपनी में 1612 में सवाली का युद्ध, 1759 में वेडारा का युद्ध और 1760 में स्वाडिवास के युद्ध के द्वारा पुर्तगालियों को, डचों को और फ्रांस वालों को, फ्रेंच लोगों को वो बाहर कर देते हैं। अब आप इस मैप को देख रहे हो। अब ये है कि इस पूरे के पूरे अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इवन बर्मा तक अंग्रेजों का कब्जा था। बर्मा भी पूरे का पूरा अंग्रेजों के पास में था। तो मतलब पाकिस्तान से लेकर आज का बर्मा, बांग्लादेश भी शामिल है, इन सब जगह पे इन्होंने कब्जा किया था। जब कब्जा कैसे किया था? जबकि ये मैप है 1764 का। अब 1764 के मैप पे आप नजर डालोगे तो देखो, यहाँ पे तो है मैसूर। कौन है? मैसूर। यहाँ पे कौन है? हैदराबाद। और ये पूरे का पूरा मराठा है। ये हमने अवध देख लिया था, ये हमने बंगाल देख लिया, ये मुगल हो गए, ये इधर सिंध का साम्राज्य है, ये दुरानी हो गया, ये सिखों का मिसल्स हो गया। ठीक है, और अलग अलग ये बने हुए, जैसे ये अहोम है, ये इधर बर्मा का एम्पायर। इन सब इलाकों को अंग्रेज बड़े तरीके से जीतते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहला तो था यूरोपीय कंपनियों के साथ टकराहट, तो यूरोपीय कंपनियों को तो इन्होंने निपटा दिया। दूसरा ये था, दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी भारतीय क्षेत्रीय साम्राज्य, जैसे बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, अवध हो गया, सिंध हो गया। इन सब को बाद में आगे जाके यहाँ पे पंजाबी साम्राज्य भी बहुत पड़ेगा, सिख साम्राज्य जिसको बोलेंगे, राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में कैसे उनको हराते हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। अब हम ये स्टार्ट करेंगे कि कैसे इन्होंने बंगाल को हराया, कैसे इन्होंने हैदराबाद को हराया, कैसे इन्होंने मराठा को हराया, कैसे इन्होंने मैसूर को हराया, कैसे इन्होंने सिख को हराया। तो सबके बारे में 5 या 7 मिनट एक छोटी छोटी बातें करेंगे, ताकि आपके पीछे की जो इतिहास है ना, वो आपके दिमाग में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि कैसे अंग्रेजों ने कूटनीति और रणनीति के तहत इनको हराया। अब हुआ ये कि इतिहास में एक कहानी आती है कि डुप्ले जिस चाबी को मद्रास में ढूंढ रहा था, उस चाबी को क्लाइव ने कहाँ पे ढूंढा था? बंगाल में ढूंढा था। बंगाल ही क्यों? क्योंकि बंगाल एक तो देखिए समुद्री इलाका है, तो व्यापारिक इलाका भी थे, बहुत अच्छा व्यापार होता था। और ताम्रलिप्ति का नाम आपने इतिहास में बहुत बार सुना होगा, उस वक्त से यहाँ पे अच्छा ट्रेड होता था। दूसरी बात, बंगाल के अंदर, बंगाल का मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश में,
ठीक है। तो बहुत सारी तो नदियां आके मिलती है यहाँ पे, अच्छी कांप मिट्टी थी, अच्छा उपजाऊ इलाका था, तो और अच्छी बारिश होती थी, तो एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन अच्छा था और व्यापारिक गतिविधियां भी थी। और उस वक्त ये दोनों चीजें एक साथ जहाँ पे होती थी तो यकीनन आप मान के चलिए कि वो बहुत ही समृद्ध इलाका था। और उस वक्त तो भारत की जीडीपी थी ना, वो पूरी दुनिया की 25% थी। और भारत एक बहुत ही अमीर देश था, और उसमें भी अमीर देश कौन था? बंगाल था। तो अंग्रेजों को जो सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि उन्होंने अपनी सबसे पहले जो शुरुआत थी वो कहाँ से की थी? बंगाल से की थी। कहाँ से की थी? बंगाल से की थी। ठीक है। अब जो हमने वाडिवास के युद्ध के बारे में बात की ना, तो वाडिवास का युद्ध होता है, वो होता है फ्रेंच लोगों के साथ, फ्रांस लोगों के साथ। तो एक बार आप छोटा सा याद रखो एक बात को कि कर्नाटक के युद्ध होते हैं, कर्नाटक के युद्ध होते हैं। ये जो कर्नाटक के युद्ध होते हैं ना, ये फ्रांस की कंपनी के साथ, फ्रांस की कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टकराट होते हैं ना, उनको नाम दिया जाता है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के युद्ध बेटे 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है। अब क्या होता है, मैं 2 ही चीजें बताऊंगा इसमें, ज्यादा नहीं बताऊंगा, कि पहला और जो तीसरा है, पहला और जो तीसरा है उसका कारण यूरोपीय होता है। क्या होता है? यूरोपीय घटनाएं होती है। क्या होती है? यूरोपीय घटनाएं होती है। क्या होती है? यूरोपीय घटनाएं। और जो सेकंड होता है ना, उसका कारण होता है स्थानीय घटना। स्थानीय घटना जैसे हैदराबाद और कर्नाटक के जो नवाब थे, हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के उत्तराधिकार जो संघर्ष होता है, उसके कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, अब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार हो कहाँ रहा है? यूरोप में। युद्ध कहाँ लड़ा गया? इसके कारण कर्नाटक में लड़ा गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध इसको बोलते हैं। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण प्रथम युद्ध होता है। कर्नाटक और हैदराबाद के नवाब के बीच में उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 7 ईयर वार होता है, 7 वर्षीय युद्ध होता है, उसके कारण होता है। तो इसकी जो संधि होती है ना, इस युद्ध के समाप्त होने के बाद, उस संधि को बोलते हैं एक्स-ला-सेप्पल की संधि। एक्स-ला-सेप्पल की संधि, एक्स-ला-सेप्पल की संधि। और इसको बोलते हैं बेटे पांडिचेरी की संधि। क्या बोलते हैं? पांडिचेरी की संधि। और इसको बोलते हैं पेरिस की संधि। तो आपको यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है। पहली तो बात यह याद रखनी है कि कर्नाटक का युद्ध आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब हुआ ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी के बीच में जो युद्ध होते हैं वो कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाने जाते हैं। ये युद्ध हुए थे 3। पहला और जो तीसरा था उसका कारण यूरोपीय था। दूसरा जो युद्ध हुआ था उसका कारण स्थानीय था। स्थानीय मतलब कर्नाटक और हैदराबाद के नवाबों के बीच में संघर्ष। तो देखो, स्थानीय था ना, तो संधि का नाम भी स्थानीय नाम पे रखा हुआ है, पांडिचेरी। ठीक है। यूरोपीय था तो यूरोपीय जैसे ही नाम है, एक्स-ला-सेप्पल और पेरिस की संधि। ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप ये याद रखना कि अभी तक की चर्चा में कुछ बातें मुख्य 1612 में सवाली के युद्ध के द्वारा पुर्तगाली कंपनी को गोवा दमन द्वीप तक सीमित कर दिया जाता है। 1759 में बेडारा के युद्ध के द्वारा डचों को भारत से बाहर कर दिया जाता है। 1760 में वाडिवास के युद्ध के द्वारा फ्रांस को भारत से बाहर कर दिया जाता है। ये जो वाडिवास का युद्ध होता है ना, ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा ही होता है। तीसरे कर्नाटक युद्ध का क्या होता है? हिस्सा होता है। कौन सा युद्ध होता है? वाडिवास का युद्ध। और 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। तीनों कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच में लड़े जाते हैं। पहला और तीसरा होता है वो यूरोपीय कारणों के कारण होता है। दूसरा होता है वो स्थानीय कारण, कर्नाटक और हैदराबाद के नवाब के बीच में उत्तराधिकार की जो लड़ाई होती है उसके कारण होता है। पहले युद्ध में जो संधि होती है वो एक्स-ला-सेप्पल होती है, क्योंकि कारण क्या था? यूरोपीय, तो नाम भी कैसा है? यूरोपीय। दूसरी संधि होती है पांडिचेरी, क्योंकि स्थानीय कारण है तो नाम भी कैसा है? भारत जैसा है, पांडिचेरी। तीसरी जो संधि होती है वो होती है यूरोपीय कंपनियों, यूरोपीय कारणों के कारण, जो हमने बात की थी, सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर वार होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और पेरिस की संधि होती है। ठीक है। तो हमने यूरोपीय कंपनियों के बारे में इतनी जानकारी ले ली। आप ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन अवश्य आता है कि यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम क्या था, तो ये याद रखना, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेंस और फ्रेंच। पीडीइयां डालो फ्रेंच, पीडीइयां डालो फ्रेंच। ठीक है। ओके। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लासी के युद्ध से। किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं? प्लासी के युद्ध के बारे में। चले आगे। ठीक है। ओके। तो अंग्रेजों का बंगाल से संघर्ष हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। नवाब था उस वक्त सिराजुद्दौला और इधर की तरफ था क्लाइव। ठीक है। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है
युद्ध। प्लासी का युद्ध क्यों होता है? प्लासी का युद्ध इसलिए होता है कि सिराजुद्दौला को लगता था कि देखो, स्टार्टिंग में तो यूरोप के जो लोग थे वो आए, यूँ मुगल दरबार में झुके, उनको गिफ्ट ला के देते थे, बढ़िया इत्तर ला के देते थे, बढ़िया पेंटिंग ला के देते थे, तो मुगल दरबार के राजा थे, बादशाह थे, वो खुश हो जाते थे और इनको चलो अगर ठीक है, इनको व्यापार करने दो, कोई कोने कुचरे में बैठे रहेंगे और व्यापार कर लेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको समझ में आने लगता है कि इनके इरादे व्यापार के अलावा कुछ और है। जैसे 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी का उस वक्त का जो गवर्नर था ना, उसने अंग्रेजों को चिट्ठी लगी कि ये मुगल कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, आप मेरे को नौसेना भेजिए। तो 3 या 4 जहाज़ आते हैं और उन जहाज़ों से ये उस वक्त लड़ाई कर बैठते हैं मुगलों के साथ। मुगल उस वक्त बहुत ताकतवर थे और मुगल इनको ठीक ठाक कूटते हैं, धोते हैं, युद्ध में हरा देते हैं और इनके जो मुख्य मुख्य आदमी हैं उनको भारत की भूमि से बाहर ही निकाल देते हैं। और औरंगजेब तो एक बार यही फरमान जारी कर देता है कि सभी यूरोपीय लोगों को पकड़ पकड़ के भारत से क्या कर दो, बाहर कर दो। तो मतलब इनको समझ में आ चुका था उस वक्त कि यूरोपीय कंपनियों के इरादे क्या है, कुछ और है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि मुगलों के साथ जुड़े हुए थे बंगाल के लोग। कौन जुड़े हुए थे? बंगाल के लोग। आप ये जो साम्राज्य देख रहे हो ना, बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये एक्चुअली मुगल साम्राज्य के ही हिस्से थे। लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद उत्तराधिकार संघर्ष बढ़ता गया और आपस में इतने जूते चले, इतने लठ चले कि जो अच्छे लोग थे, सियाने लोग थे, उनको ये लगा कि अब दरबार में नहीं रहा जा सकता। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम अपने अवध में अपना राज अलग से चलाए, बंगाल में अपना राज अलग से चलाए और हैदराबाद में राज अपना अलग से चलाए। ऐसे ही बंगाल में क्या था, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, ऐसे कई लोग थे जो सुलझे हुए लोग थे और जिन्होंने अपने तरीके से बंगाल पे अपना शासन स्थापित किया था। हालांकि यहाँ की प्रशासनिक परंपरा वो पूरी की पूरी मुगलों की तरह थी। स्टार्टिंग में तो ये मुगल बादशाह को कुछ रकम भी पहुंचाते थे, लेकिन बाद में ये आज़ाद होकर अपने तरीके से काम करने लगे। तो उसी कड़ी में, मुगलों के नवाबों की कड़ी में सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को ये समझ में आ गया कि अंग्रेज है ना, वो व्यापार के बहाने राजनीतिक एकाधिकार करना चाहते हैं। तो जो कलकत्ता का किला था, जिसको फोर्ट विलियम बोला जाता है, उसकी एक किलेबंदी कर रहे थे। ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। दूसरा, ये तो इनको व्यापारिक अधिकार मिले हुए थे, जिसे दस्तक मिला हुआ था। उस दस्तक मिला था 1717 में, फ्रूक्सियर ने अंग्रेजों को प्रदान किया था। तो उसका ये क्या कर रहे थे, नाजायज फायदा उठा रहे थे। ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। तो सिराजुद्दौला ने एक बार तो इनको हराकर निकाल दिया था। अंग्रेज फिर फुल्टा द्वीप में चले गए थे, फिर वो वापिस आते हैं, बाद में एक अलीनगर की संधि होती है। कुल मिला के इनके बीच में तनाव तो पहले ही बना हुआ था। लेकिन क्या था, अंग्रेज मान नहीं रहे थे, तो सिराजुद्दौला को युद्ध लड़ना पड़ा। ये सिराजुद्दौला की तरफ से पक्ष हुआ। अंग्रेजों की तरफ से पक्ष ये है कि एक ब्लैक होल की घटना होती है, जिसमें बहुत सारे अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद किया जाता है और दम घुटने से बहुत सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है और उस जगह से एक आदमी बच के निकलता है जिसका नाम होता है होलवेल। वो इस त्रासदी का वर्णन करता है। तो अंग्रेजों का बहाना ये था कि आपने ब्लैक होल में अंग्रेजों को मारा था, तो हम आपको मारेंगे। और सिराजुद्दौला ये बोला कि आप किलेबंदी कर रहे हो और व्यापारिक एकाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो, तो आपके साथ युद्ध करके आपको दंडित किया जाएगा, आपको समझदार बनाया जाएगा। लेकिन यही क्या होता है कि अंग्रेज अपनी एक चाल चलते हैं। अंग्रेजों को ये लगता है कि हम जो यहाँ के असंतुष्ट आदमी हैं उनको अपनी तरफ मिला लेते हैं। इनमें होता है सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। तो देखो, एक नाम आता है इस युद्ध के अंदर, जगत सेठ। जगत सेठ मतलब कोई नाम नहीं था, जगत सेठ एक पदवी थी और नाम से ही पता चलता है जगत का सेठ। इनके पास इतने पैसे थे, इतनी अकूत धन संपदा थी कि यह वास्तव में ही जगत सेठ थे। वास्तव में क्या थे, जगत सेठ थे। तो जगत सेठ के घर पे मीटिंग होती है, मीर जाफर को बुलाया जाता है। तो अंग्रेज ये बोलते हैं कि मीर जाफर साहब, आपको बना देंगे नवाब, आप युद्ध में क्या करो, हमारा साथ दो, और सिराजुद्दौला के साथ क्या करो, गद्दारी करो, उसके साथ विश्वासघात करो। तो ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं प्लासी के युद्ध में, जगत सेठ, ठीक है, और मीर जाफर, कसीटी चाची, राय दुर्लभ, ये सब लोग एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के सिराजुद्दौला को युद्ध में क्या दे देते हैं, धोखा दे देते हैं। जैसे युद्ध स्टार्ट होता है, अब आप देखो, युद्ध में सिराजुद्दौला के पास तो इतने सैनिक थे, क्लाइव के पास इतने सैनिक थे, जीतता क्लाइव है। होता क्या है कि मीर जाफर है वो एक जगह खड़ा रहता है और पहले वो सेना को आगे भेज देता है, छोटी सेना की टुकड़ी होती है मोहनलाल के नेतृत्व में, और फिर उसको अचानक पीछे बुला लेता है। मतलब वो ऐसी रणनीति बनाता है कि जानबूझ के सिराजुद्दौला की जो सेना है वो उलझ जाती है और अंग्रेज इसको धोखे से जीत जाते हैं। और बाद में ये होता है कि सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के बेटे
बेटा करवा देता है किसी के माध्यम से, ठीक है। और मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है, वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। ये प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध मतलब एक युद्ध नहीं था, एक धोखा था, एक षड्यंत्र था, और कूटनीति से कैसे भी छल कपट से अंग्रेज होते हैं वो इसको जीत लेते हैं, और अंग्रेजों की एंट्री है वो कोलकाता के अंदर हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो ये है प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। 23 जून 1757 को हुआ था। सेनापति मीर जाफर द्वारा नवाब के साथ क्या कर दिया जाता है, धोखा कर दिया जाता है। ब्लैक होल के युद्ध के, प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे, तो हमने ब्लैक होल पढ़ लिया, अंग्रेजों की किलेबंदी पढ़ ली, व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग पढ़ लिया, अलीनगर की संधि का उल्लंघन। ये अलीनगर की संधि प्लासी के युद्ध से पहले होती है। मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेजों को हरा के उनको फुल्टा द्वीप तक भेज दिया जाता है, उसके बाद में ये अलीनगर की संधि होती है, ठीक है। प्लासी के युद्ध का प्रभाव क्या होता है, मैंने बता दिया था कि मीर जाफर को बंगाल का क्या बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है, और अंग्रेज खुद को बंगाल में प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ लेना। अब आते हैं हम बक्सर के युद्ध के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, बक्सर के युद्ध के ऊपर। मैंने आपको पढ़ाया था उस मैप के अंदर कि यहाँ पे था मुगल, यहाँ पे था अवध, और यहाँ पे था बंगाल। ये तीनों ऐसे भारत के उत्तरी हिस्से में लगे हुए थे। अब होता क्या है, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब बात यह कि हमने आपको नवाब बनाया है, तो आप भी हमारे लिए बदले में कुछ करके दो। तो ये कुछ तो स्थलीय भाग मानते हैं और साथ में कुछ रोकड़े मांगते हैं। तो मीर जाफर इनको बहुत स्थलीय भाग भी देता है और पैसे भी देता है, लेकिन अंग्रेजों का पैसे के मामले में पेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। अंग्रेज मीर जाफर से संतुष्ट नहीं होते, तो अंग्रेज मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। किसको नवाब बना देते हैं, मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। अब मीर कासिम जो होता है ना, वो भैया कुछ थोड़ा बहुत समझदार होता है। वो क्या होता है, पहले तो अंग्रेजों को खुश करना चाहता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि अंग्रेज तो ऐसे खुश नहीं होंगे, अंग्रेज ऐसे शांत होने वाले नहीं है। तो एक तो वो अपनी राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आता है, अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित भी करता है, और कई सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों की हत्या भी करवा देता है। अब होता ये है कि अंग्रेज तो सीधी सी बात है इस बात से खुश नहीं होंगे, तो अंग्रेज सोचते हैं इसको दंड देना पड़ेगा। मीर कासिम को लगता है कि ये तेरे को मारेंगे, तो मीर कासिम बंगाल से निकलता हुआ कहाँ आ जाता है, अवध आ जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो मुगल बादशाह था वो दुरानियों के डर से, अहमद शाह अब्दाली के डर से पहले कहाँ पे आया बैठा है, अवध बैठा है। तो अवध में 3 लोग बैठ के मिल बैठेंगे यार बैग पाइपर के साथ, तो ये भैया वहाँ पे बैठ के बढ़िया दारू पीते हैं और शतरंज खेलते होते हैं, क्योंकि आपको पता है अवध है ना वो शतरंज के लिए फेमस है। शतरंज के खिलाड़ी, एक फिल्म भी है अमिताभ बच्चन की, आपने कभी सुनी होगी उसके बारे में। तो खैर ये यहाँ पे 3 यार मिल बैठते हैं और प्लान बनाते हैं कि भाई साहब हम अंग्रेजों को क्या करेंगे, हराएंगे। अब इनको ये लगा कि यार हम दुरानियों को तो नहीं हरा सकते क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, मराठाओं को नहीं हरा सकते, लेकिन अंग्रेज तो बाहर के लोग हैं, इनको तो हम हरा लेंगे। मिल बैठो, सेना बनाओ बड़ी सी और इनको निपटा दो। तो 3 आदमी थे, मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अब मीर कासिम जब भाग किया जाता है ना, तो पीछे से बंगाल का नवाब किसको बना दिया जाता है, वापिस मीर जाफर को बना दिया जाता है। वापिस किसको बना दिया जाता है, मीर जाफर को बना दिया जाता है। ये तीनों मिलते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ता है। कौन लड़ता है, हेक्टर मुनरो लड़ता है, और बक्सर का युद्ध स्टार्ट होता है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और ये तीनों शक्तियां क्या हो जाती है, हार जाती है। तो आप सोच के देखिए कि 1764 में बक्सर के युद्ध में इन्होंने मुगलों को हरा दिया, जो 1707 में औरंगजेब के समय जिसका कब्जा आज के 5 या 7 देशों के ऊपर था, उस साम्राज्य के उत्तराधिकारी इतने कमजोर, इतने नकारा, इतने निकम्मे, इतने खटारा हो चुके थे कि उनको बक्सर के युद्ध में वो मिल बैठ के आपस में संयुक्त सेना बना के भी अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। ठीक है, चलो। बक्सर के युद्ध के कारण मीर कासिम द्वारा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले जाई जाती है, सेना को प्रशिक्षित किया जाता है, दस्तक और फरमान को ये समाप्त कर देता है। दस्तक और फरमान को समाप्त करके ये भारतीय व्यापारियों को अंग्रेजी व्यापारियों के बराबर ले आता है। तो अंग्रेजी व्यापारियों को जो फायदा मिल रहा है ना, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मीर कासिम से ये अंग्रेज नाराज होते हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या होता है,
तो बक्सर का युद्ध का पहला बड़ा परिणाम तो ये कि उत्तर भारत की 3 बड़ी शक्तियों को अंग्रेज हरा देते हैं। और फिर क्लाइव आता है लौट के। पहले क्लाइव 1757 से 60 के बीच में रहता है, फिर वापिस आता है। और क्लाइव लौट के आने के बाद इलाहाबाद की 2 मुख्य संधियां करता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। प्रथम संधि करता है वो मुगल बादशाह के साथ। किसके साथ करता है? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। अब देखिए वापिस यहाँ पे क्या कूटनीति खेलते हैं वो। आप वापिस उस मैप पे आइए, देखिए अब इस मैप में गौर से देखिए, ये अवध है। अवध के बॉर्डर किसकी लग रही है? मराठाओं की। मुगल है, मुगलों के साथ बॉर्डर किसकी लग रही है? मराठाओं की। अब अंग्रेज चाहते थे तो इन तीनों पे अपना आधिपत्य बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को पता था कि हमारी संख्या सीमित है और हमें यहाँ का प्रशासन का अनुभव भी नहीं है। अगर हम इस पर और इस पर राज कर लेते हैं, आधिपत्य कर लेते हैं, तो इन लोगों का भी विद्रोह होगा हमारे खिलाफ और साथ में हमारी बॉर्डर किसके साथ लग जाएगी? मराठाओं के साथ। और मराठे बदनाम थे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, राज्यों से वो चौथो सरदेशमुखी लेते थे। तो इनको ये लगा कि इनके साथ हमें कोई पंगा नहीं लेना है, इनको ये एक साम्राज्य के तौर पर, राजा के तौर पर, राज्य के तौर पर छोड़ देते हैं, ताकि अगर लड़ाई हो तो ये यही लड़ते रहे। इनको एज ए बफर स्टेट ये क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो मराठाओं को तो ये आगे जाके आंग्ल मराठा युद्ध में हराते हैं, इतने ये इनको मराठाओं को नहीं छेड़ते, मराठाओं को ये नहीं छेड़ते। आई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। तो बक्सर का युद्ध है और बक्सर के युद्ध के अंदर इलाहाबाद की संधि होती है, प्रथम संधि। प्रथम संधि में ये होता है कि भाई साहब 26 लाख रुपए ले लो आप और आराम से दिल्ली में बैठो, दारू पियो, मौज करो, संगीत सुनो, महफिल सजाओ, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको 26 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, जो राजस्व अधिकार है, वो आप हमें दे दीजिए। साथ में जो सुजाउदौला था, सुजाउदौला से कड़ा और इलाहाबाद का जो इलाका है वो छीन कर किधर दे दिया? मुगल बादशाह को दे दिया। अब मुगल बादशाह को राजी कर दिया, बढ़िया स्कॉच ला दी, बढ़िया फ्रेंच वाइन ला दी कि आप बैठो और मौज करो, ठीक है, आपको 26 लाख रुपए मिल जाएंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा हम संभाल लेंगे, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, तनाव मत लो, वरना दिमाग की नसें फट जाएगी, आप मर जाओगे, अच्छा है जितना जीवन है आप दारू पी के मौत से निकालो। अब ये करते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके साथ करते हैं? अवध के नवाब सुजाउदौला के साथ। तो पहला तो वही हो गया कि कड़ा और इलाहाबाद छीन कर किसको दे दिया? मुगल बादशाह को दे दिया। दूसरी बात कि भाई साहब आपके घर पे मीटिंग हुई थी, आपने प्लान बनाया था, तो आपने युद्ध किया, तो युद्ध का हर्जाना भी क्या दोगे? आप दोगे। तो इसमें लिखा हुआ है क्या? हाँ, कंपनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए मिले, ठीक है। और यहां से शुरुआत क्या होती है? यहां से शुरुआत ये होती है कि भाई साहब आपकी अवध की सुरक्षा हम करेंगे और हमारा एक आदमी आपके पास रहेगा जिसको रेजिडेंट बोला जाता था, और आपके खर्चे पर ही एक अंग्रेजी सेना रखें। अब देखियो यहां से क्या कलाकारी करते हैं अंग्रेज लोग। कलाकारी ये करते हैं कि वो राजा को जाके बोलते हैं कि राजा साहब बताओ आपके सेना रखने का कितना खर्चा आता है? कि जी यही कोई 1000 रुपये आता है। तो आप ऐसे करो, आप हमें दे दो 400 रुपये, हमारी सेना रहेगी, आपको कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, आप क्यों फालतू के 1000 रुपये लगाते हो? और उस सेना के लिए एक आदमी आपका हमारा आदमी आपके दरबार में रहेगा, हमारा आदमी आपके दरबार में रहेगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपकी जो सीमाएं हैं वो भी क्या हो जाएगी? सुरक्षित। अब इसके सारे वो क्या कर रहे हैं कि दरबार की जो आंतरिक कसमकस है, उसकी आंतरिक गड़बड़ी है, वो रेजिडेंट के माध्यम से अंग्रेजों को पता चल जाती है। तो जो असंतुष्ट लोग होते हैं ना, उनको वो अपने पाले में करना शुरू कर देते। पूरे पूरे अब जो ये साम्राज्य निर्माण बनाएंगे ना, इसमें इन रेजिडेंटों का सारा वो बहुत जगह लेते हैं और धीरे धीरे करके फिर अवध का वो अपने अंदर विलय कर लेते हैं। आउटर रिपोर्ट के आधार पे हम डलहौजी के समय इसको पढ़ेंगे, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। इतने वो अवध को नहीं लाते हैं, क्योंकि अवध को वो दूते रहते हैं कि ठीक है जब मौका मिलेगा तब मिला लेंगे, एक बार पड़ा रहने दो, अपने को ज़्यादा भूमि पर एक बार कब्जा नहीं करना, एक बार अपने को अपने फंडामेंटल क्या करने हैं? स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो इन्होंने जो आगे जाकर वेलेजली जो सहायक संधि लेके आता है ना, उसका कुछ कुछ नमूना आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में? कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार। अब बात ये था कि भाई साहब हम 7 समुद्र पार आए हैं ना, तो यहाँ पे हम व्यापार करने आए,
व्यापार की छूट तो आपको देनी पड़ेगी। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में भी मुगलों से भी ये छूट प्राप्त कर लेते हैं और इलाहाबाद की द्वितीय संधि में ये अवध के नवाब से भी छूटें प्राप्त कर लेते हैं। कुल मिला के बात ये होती है कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर इनका बहुत तकड़ा कब्जा हो जाता है, बहुत तकड़ी होल्ड हो जाती है और दीवानी और राजस्व अधिकार इनको मिल जाते हैं। अब देखिए कि जैसे ही इनको राजस्व अधिकार मिले, इसका मतलब कि ये अब रोकड़े खुद कमाने लग गए। पहले क्या था कि ये पैसे लेके आते थे यूरोप से बुलियन लेके आते थे। बुलियन का मतलब होता था सोना और चांदी, और यहाँ से भारत की वस्तुएं खरीदते थे और वस्तुएं खरीद के उनको क्या बेचते थे, यूरोप में बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। बाद में जब दास व्यापार शुरू हुआ या दक्षिण अमेरिका की खानों से इनके पास सोने और चांदी की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने उनसे भारत में पैसे वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दी। अब इनका कुछ का खर्चा कुछ नहीं लग रहा। क्या लग रहा है, दास व्यापार से कमाई हो रही है और दक्षिण अमेरिका की खान से जो भी सोना चांदी आ रहा है उससे भारत की वस्तुएं खरीदी और बाहर बेच के मुनाफा कमा लिया। लेकिन अब देखिए कि इलाहाबाद की संधि के बाद इनके हाथ तो सोने की मुर्गी आ गई। भारत का ही राजस्व, उसी से ये यहाँ की वस्तुएं खरीद रहे हैं, मतलब इनका कुछ नहीं जा रहा। और उससे क्या कमा रहे, मुनाफा। वो मुनाफा कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। और जो दास व्यापार से कमा रहे हैं वो मुनाफा भी कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। और जो दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका की खान से जो सोना चांदी आ रहा है वो भी कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, लंदन जा रहा है। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका खर्चा भी भारत से जो राजस्व प्राप्त होता उससे चल रहा था। तो इनका तो कुछ नहीं लग रहा था ना, ये तो सरेआम लूट मचा रहे थे। और यहीं से भारत का भयंकर आर्थिक शोषण स्टार्ट होता है। और आप याद रखना कि 1765 के बाद में जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा स्टार्ट किया था, उसके बाद हर 3 साल में भारत में एक अकाल पड़ता था। और कई अकाल तो इतने भीषण होते थे, इतने दुर्भिक्ष, जबरदस्त दुर्भिक्ष होते थे कि करोड़ करोड़ लोग मारे जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्थिक नीतियां ही ऐसी बनाई थी। अनाज का संग्रहण नहीं था, वितरण नहीं होता था सही, तो लोग भूखे मर जाते थे। तो बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद भारत का आर्थिक शोषण स्टार्ट होता है और ये दुष्चक्र 1947 तक चलता हुआ जाता है। तो राजस्व जो अधिकार मिलते हैं ना, वो अंग्रेजों को बहुत ताकतवर बना देते हैं। और इस ताकतवर ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे कैसे मराठे झेलते हैं, मैसूर झेलता है, हैदराबाद झेलता है, वो अब हम आगे आने वाले 20 या 25 मिनट में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी हमने प्लासी के युद्ध के बारे में और बक्सर के युद्ध के बारे में, इलाहाबाद की संधियों के बारे में हमने बातें कर ली। ठीक है, अब आगे बढ़े। अंग्रेजों का मैसूर से संघर्ष। हमने देखा था कि दक्षिण में 3 बड़ी ताकतें थी, एक हैदराबाद था, एक मराठा था और एक मैसूर था। अब अंग्रेज ऊपर बैठे पूर्वी भारत में, बंगाल पर बैठे बैठे ये देख रहे हैं कि भाई साहब अगर दक्षिण का पूरा इलाका मिल जाए तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अपना यहाँ पे सीधा डायरेक्ट कंट्रोल हो और हम यहाँ से पूरे के पूरे हिंद महासागर को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं। तो 3 जगह दिखाई दे रही है इनको, मैसूर, मराठा और हैदराबाद। अब आप देखोगे मैप के अंदर मैसूर तो छोटा सा था, मराठा बड़ा था और हैदराबाद भी काफी बड़ा था। तो क्या कारण हुआ, उन्होंने पहले मैसूर को चुना और फिर बाद में दूसरों को चुना। तो पहली तो बात ये थी कि मराठा उस वक्त बहुत ताकतवर थे, ठीक है, और मराठा में पेशवाओं के समय मराठा बहुत आगे बढ़ रहे थे। जैसे बाजीराव, आपका नाम सुना होगा, जो बाजीराव मस्तानी वाले जो बाजीराव थे, उन्होंने मराठा साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया था। मुगल साम्राज्य को बहुत सिकोड़ दिया था उन्होंने, बहुत एक छोटे से दायरे में सीमित कर दिया था। उसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं तो वो भी मराठा साम्राज्य का विस्तार करते हैं। हालांकि 1761 में मराठा साम्राज्य कुछ कमजोर हो जाता है पानीपत के तृतीय के युद्ध के बाद, लेकिन उसके बाद भी माधवराव नारायण आते हैं, वो उसको संभाल लेते हैं। ठीक है, तो पेशवाओं के समय और मराठा बहुत आगे बढ़ते हैं। और जो ये 18वीं सदी होती है ना, वो लगभग मराठाओं के नाम पे रहती है पूरे भारत की, क्योंकि मराठाओं के बिना कुछ भी नहीं होता। होता ये है कि मराठा बादशाह, जो मुगल बादशाह होता है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टोरी बताई कि मुगल बादशाह अहमद शाह अब्दाली के डर से अवध चला गया, तो माजी सिंधिया उसको वहाँ से लाते हैं, लाके दिल्ली में
गद्दी पे बिठाते, तख्त पे बिठाते, आप बैठिए। तो मराठाओं के रहमो करम पर अब मुगल बादशाह आ गया। मराठाओं की ताकत इतनी बड़ी हो चुकी थी और मुगल बादशाह का हाल ये था कि कभी वो मराठाओं से पेंशन पाते थे, कभी वो अंग्रेजों से पेंशन पाते थे। तो कुल मिला के बात ये थी कि मराठा बहुत ताकतवर थे। तो अंग्रेजों ने एक बार सोचा कि इनसे नहीं उलझना है, और यही मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद की संधि में वो अवध को एक बफर स्टेट रखते हैं कि हम अभी एक बार इनसे नहीं उलझेंगे, ठीक है। और हम आगे जाके बात करेंगे, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों की अलग अलग रणनीतियाँ होती है, जैसे घेरे की नीति होती है और अधीनस्थकरण की नीति होती है, वो क्या होती है वो उस वक्त समझेंगे। लेकिन बात ये है इस वक्त की कि इस वक्त ये घेरे की नीति का अनुसरण करते हैं। घेरे की नीति का मतलब अनुसरण ये हुआ कि हमारा जो इलाका है ना, इसके चारों ओर बफर राज्य बना लो ताकि ये हमारा इलाका सीधा सुरक्षित रहे और हमें युद्ध ज़्यादा नहीं लड़ना पड़े। ये घेरे की नीति होती है। तो घेरे की नीति के तहत ये मराठाओं से सीधा पंगा नहीं लेते। मैसूर से पंगा इसलिए लिया जाता है कि मैसूर दो कारणों से इनको ये लगता है कि ज़्यादा खतरनाक। पहला तो ये होता है कि मैसूर के विदेशों के साथ संपर्क बहुत थे। अब फ्रांसीसियों को इन्होंने 1760 के वाडिवास के युद्ध में यहाँ से बाहर निकाल दिया था। उस फ्रांस के साथ टीपू सुल्तान और हैदर अली है ना अपने विदेशी संबंध बनाना चाहते हैं। यूरोपीय सेना से अपनी सेना को यूरोपीय सेना के तरीके से अपनी सेना को प्रशिक्षित करना चाहते हैं। साथ में इनके पास तकनीक अच्छी थी। और आपने अब्दुल कलाम साहब की एक बुक है, उसमें इनका हैदर अली और टीपू सुल्तान का दिया हुआ है कि इन्होंने मैसूर युद्ध के अंदर है ना मिसाइलें यूज की थी। और नासा के अंदर भी इनका एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, एक बड़ी तस्वीर इनकी लगी हुई है। तो इनको ये लगा कि भाई साहब इनकी कूटनीति जोरदार है कि फ्रांस के साथ विदेशों के साथ संपर्क स्थापित किया जाए और युद्ध नीति भी ये अच्छी बना रहे हैं, तो कल को ये नहीं हो कि ये मिलकर हमें हरा दे, अब फ्रांस वापिस आ जाए। और हम देखेंगे जब मैसूर का युद्ध समाप्त होगा उस वक्त फ्रांस के अंदर नेपोलियन का दौर शुरू होने वाला था। और ठीक लगभग 18वीं सदी के अंत के अंदर नेपोलियन है वो मिस्र में आ जाता है। तो मिस्र तो भारत से ज़्यादा दूर नहीं है ना, तो कल को ये भी हो सकता था कि फ्रांस के साथ मैसूर का पत्राचार चल रहा है और नेपोलियन भारत में आ जाए। तो अंग्रेजों ने जो इतनी मेहनत की है उस सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। तो इनको ये लगता था कि पहले मैसूर को है ना निपटाना और मैसूर को सल्टाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, पहले मैसूर को निपटाया जाएगा। तो मैसूर के युद्ध चलते हैं। तो अब ये याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कर्नाटक का युद्ध था वो लड़ा था फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी ने। और जो मैसूर के युद्ध है ना वो मैसूर के युद्ध मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होते हैं। 4 मैसूर युद्ध होते हैं, 4 मैसूर युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में, और जो संधि होती है ना उस संधि का नाम होता है मद्रास की संधि। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मद्रास की संधि होती है। क्या होती है? मद्रास की संधि होती है। अब क्या होता है कि अंग्रेज ये सोचते हैं कि अब देखो 3 बड़ी ताकत है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, हैदराबाद है और मराठा है और मैसूर है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि हैदराबाद और मराठों को मिला के मैसूर के खिलाफ लड़वा लेते हैं। लेकिन हैदर अली कूटनीतिक रूप से चतुर आदमी होता है, वो हैदराबाद को भी राजी कर लेता है कुछ पैसे देकर, और ऐसे ही कुछ पैसे और जगह देकर मराठाओं को भी राजी कर लेता है और फिर अंग्रेजों को इस युद्ध में हरा देता है। अंग्रेजों को ये आदमी उस वक्त हरा देता है जब अंग्रेज काफी शक्तिशाली बन चुके होते हैं। और ये इतना ताकतवर होता है, बोलता है मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से तो संधि नहीं करूँ, मैं डायरेक्ट आपकी रानी से संधि करूँगा, आप होते कौन हो। तो इनको ये लग गया था कि भाई साहब ये आदमी खतरनाक है, पहले इसको निपटाना क्या है जरूरी है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 में, और मद्रास की संधि होती है। और मद्रास की संधि के द्वारा जो अपने अपने जीते हुए इलाके वो एक दूसरे को ये लौटा देते हैं। उसके बाद दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, एंग्लो मैसूर वार होता है, वो 1780 से 84 के बीच में होता है। और इसी युद्ध में एक पोर्टोनोवा का युद्ध होता है। उस पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान है वो यहाँ का मैसूर का क्या साम्राज्य का क्या बनता है, राजा बनता है, बादशाह बनता है या नवाब बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके बाद में मंगलोर की संधि होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, और अपने जीते हुए इलाके एक दूसरे को क्या कर दिए जाते हैं, वापिस कर दिए जाते हैं। तो 2 मैसूर युद्ध हो गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर मद्रास की संधि होती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर के अंदर मंगलोर की संधि होती है, मद्रास और मंगलोर की संधि। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में दिया हुआ है, आप स्लाइड में देख लेना।
तृतीयांगल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में होता है। टीपू सुल्तान और इंग्लिश लोग मिलकर लड़ते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हैदर अली कूटनीतिक रूप से चतुर था तो वो हैदराबाद और मराठाओं को अलग अलग रखता था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे हैदराबाद और मराठा को साथ किया और बोला मैसूर को निपटाते हैं और मैसूर का जो भी इलाका जीतते हैं आधा आप बांट लेना, आधा मैं रख लूंगा। यही हुआ। तृतीयांगल मराठा युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और जो साम्राज्य है वो कुछ मराठाओं के पास चला जाता है और कुछ हैदराबाद के पास चला जाता है और कुछ अंग्रेज लोगों के पास चला जाता है। इस समय गवर्नर जनरल होता है कॉर्नवालिस। कौन होता है? कॉर्नवालिस। ये लिखा हुआ है, कॉर्नवालिस होता है। लेकिन अंग्रेज होते हैं ना, वो बहुत ही चतुर होते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट जो टारगेट था वो इंडिया था। अब इनको ये था कि मैसूर को हरा दिया और मैसूर को हराने के बाद हमने जमीन का टुकड़ा दे दिया हैदराबाद को और मराठा को। अब इनके डर में ये मन में डर ये भी था कि कल को हमने हैदराबाद और मराठा को जमीन दे दी तो कहीं हैदराबाद और मराठा है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो ये ऐसे इलाके हैदराबाद और मराठा को देते हैं जो इतने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते और खुद सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके रख लेते। तो कॉर्नवालिस बोलता है इस युद्ध के बाद कि हमने अपने एक दुश्मन को निपटा दिया लेकिन अपने दोस्तों को भी ताकतवर नहीं होने दिया, क्योंकि इनको पता था कि आगे आने वाले समय में हमें हैदराबाद को भी निपटाना है और मराठा को निपटाना है। देखिए इस युद्ध के ठीक 6 साल बाद 1798 में सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद होता है ना वो इंग्लिश लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, तो हैदराबाद को निपटा दिया। अब इस युद्ध के बाद, तृतीय युद्ध के बाद मैसूर की ताकत बहुत कमजोर हो जाती है। आधा साम्राज्य इसे छीन लिया जाता है, इसकी सेना को बहुत ज़्यादा कमजोर कर दिया जाता है, तो ये आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से कमजोर हो जाता है। और टीपू सुल्तान कूटनीतिक रूप से हैदर अली की तरह चतुर नहीं होता है और ये अपने दोस्त भी नहीं बना पाता है। तो जब चतुर्थांगल मैसूर युद्ध होता है तो न तो इसके पास हैदराबाद होता है न इसके पास मराठा होता है और इसकी शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है और वेलेस्ली हमला करके मैसूर के साम्राज्य को मिट्टी में मिला देता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वहाँ पे एक वाडियार वंश का 5 वर्ष का लड़का होता है, उसको राजा बना दिया जाता है। अब आप सोच के देखो कि जगह भी जीत लेते हैं, राजा को एकदम ख़त्म भी कर देते हैं, लेकिन उसको अपने अंदर नहीं मिलाते हैं। किस लिए? कि इनको ये लगा कि अभी अगर मिलाएंगे तो प्रशासनिक दायित्व और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएगी, बर्डन बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है कि हमें सिर्फ इनका आर्थिक इस्तेमाल करना है, कि हमें पैसे मिलते रहे, बाकी चलता रहे। और दूसरा ये भी है कि अगर हमने राजा को भी नहीं रखा तो क्या होगा कि अगर राज बुरा होगा तो जनता ये कहेगी ये अंग्रेज बुरे हैं। हमें क्या करना है? पपेट किंग बना के छोड़ना है, हम पर्दे के पीछे रहेंगे। हमारा काम पैसा कमाना है, हम पैसा कमा लेंगे और उस पैसे से अपने को आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर मजबूत करेंगे और धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करेंगे। ठीक है, राजा को बिठा दिया, पेंशन दे दी, बढ़िया दारू दे दी, वाइन दे दी, बैठो और मौज करो। ठीक है, सहायक संधि कर ली, बोला आपके साम्राज्य की सुरक्षा हम करेंगे, हमारा एक आदमी रहेगा। हम पढ़ते हैं कि 1798 में हैदराबाद के साथ सहायक संधि करते हैं, 1799 में आगे जाके मैसूर और तंजौर से भी सहायक संधि करते हैं। अब क्या है कि मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैसूर को हराने के बाद भी ये अपने अंदर नहीं मिलाते, ये एक पपेट किंग के तौर पर उसको रख देते हैं ताकि बस हमें पैसा मिलता रहे और हमारे साम्राज्य का फंडामेंटल क्या होता रहे, स्ट्रॉन्ग होता रहे। तो साथियों, कर्नाटक युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच में लड़ा गया था। मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में लड़ा गया था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, मद्रास की संधि हुई। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, मंगलोर की संधि हुई। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के बीच में होता है। पहले में मद्रास की संधि, दूसरे में मंगलोर की संधि। तीसरा युद्ध 90 से 92 में होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ये लिखा हुआ है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर की युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और नेपोलियन के आक्रमण का खतरा होता है इस वक्त, क्योंकि ठीक इसी वक्त मिस्र के अंदर नेपोलियन आ चुका होता है। तो इन्हें ये लगता है कि कहीं नेपोलियन पहुंच ना जाए, इससे पहले पहले टीपू सुल्तान को क्या कर दो, निपटा दो, सल्टा दो, मिट्टी में मिला दो। ठीक है, तो बात ये भाई साहब कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है और 5 वर्षीय जो लड़का होता है कृष्णराज तृतीय, उसको क्या बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। चलते हैं आगे।
और इसी वक्त 1798 में हैदराबाद सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो सोच के देखिए कि इलाहाबाद की संधि के बाद जब ऊपर बंगाल में बैठे अंग्रेज सोच रहे थे कि दक्कन को कैसे निपटाएंगे, दक्षिण भारत में कैसे जाएंगे, तो मैसूर युद्ध के द्वारा उन्होंने मैसूर को निपटा दिया और हैदराबाद को भी निपटा दिया। अब बचा कौन है? मराठा। कौन बचा है? मराठा। कौन बचा है? मराठा। कौन बचा है? मराठा। मराठा को कैसे निपटाते? मैंने बताया मराठा एक इतनी बड़ी ताकत थे कि जो मुगल बादशाह को उठा के खुद गद्दी पे बिठाते। जिन दुरानियों ने, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों को इतना तंग किया था, उन दुरानियों के एजेंट को मराठे लोग जा जाके हरा देते और इसीलिए अहमद शाह अब्दाली 1761 में युद्ध करता है। कुल मिला के बात यह थी कि मराठे बहुत ताकतवर थे, लेकिन जो मराठा परिसंघ था, मराठा परिसंघ जैसे आपने नाम सुना होगा, पुणे था, पुणे पे बैठता था पेशवा। कौन बैठता था? पेशवा। ग्वालियर में बैठते हैं सिंधिया, ये जो माधवराज सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया, आपने नाम सुना होगा। और इंदौर में बैठते थे होलकर। इंदौर में कौन बैठते थे? होलकर। कौन बैठते थे? होलकर। और नागपुर में भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़। ये सब एक परिसंघ बना हुआ था और इस परिसंघ में जो मुख्य आदमी था वो कौन था? पेशवा था। अब इस पेशवा के पद के लिए मारामारी थी। पेशवा के पद के लिए क्या थी? मारामारी थी। तो बाजीराव था प्रथम, जो मस्तानी वाला था, उसके बाद बालाजी बाजीराव बने, फिर माधवराव नारायण बना। अब क्या था, उस वक्त एक आदमी था जिसका नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव। दो आदमी आपको मराठा के अंदर पक्के याद रखने चाहिए, एक तो रघुनाथ राव और एक नाम था बाजीराव द्वितीय। फिलहाल हम बात करेंगे रघुनाथ राव की। अब रघुनाथ राव को बाजीराव था ना, उसके बाद ये लग रहा था कि भाई साहब मेरे को पेशवा बनना है, लेकिन इसको नहीं बनने दिया। फिर बन गया माधवराव नारायण, तो फिर इसको ये लगा कि हम रह गए। उसके बाद उसकी जब 1771 में मृत्यु हो गई, 1772-73 के आसपास, तो उसको ये लगा कि अब बनाएंगे, लेकिन फिर नहीं बनाया। फिर कौन बना? तो उसका बेटा बन गया। तो रघुनाथ राव को ये लगा कि भाई साहब अब आपको पेशवा नहीं बनाएंगे। और इस वक्त इनको ये लगा कि अंग्रेज एक बड़ी शक्ति के तौर पर है, अंग्रेजों के पास अच्छी सेना है, हम ये करते हैं अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। तो ये अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? सूरत की संधि, कि भाई साहब ये इलाका है ना मुंबई के आसपास वाला, जैसे बसीन और सालसेट, ये मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे को पेशवा स्वीकार कर लो। लेकिन उसी वक्त पेशवा का एक मुख्य सलाहकार होता है नाना फडणवीस, वो जाके पुरंदर की संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? पुरंदर की संधि। यहाँ पर एक जबरदस्त चीज होती है कि सूरत की जो संधि होती है ना, वो होती है मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ। किसके साथ होती है? मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ। और पुरंदर की जो संधि होती है ना, वो संधि होती है कोलकाता प्रेसिडेंसी के साथ। किसके साथ होती है? कोलकाता प्रेसिडेंसी के साथ। अब क्या होता है, इन प्रेसिडेंसियों में आपस में क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। तो नाना फडणवीस तो करते हैं पुरंदर की संधि, और सूरत की संधि कौन करता है? रघुनाथ राव बंबई के साथ। तो नाना फडणवीस पुरंदर की संधि कोलकाता के साथ और बंबई प्रेसिडेंसी के साथ रघुनाथ राव करता है। लेकिन बात यह नहीं है कि ये संधि हुई, बात यह है सबसे महत्वपूर्ण कि खुद मराठा परिसंघ की जो कमजोरियां थी ना, वो एकदम अंग्रेजों के सामने आ जाती है। और ये दौर होता है 1775 से 1782 के बीच का दौर होता है, जब हमने पढ़ा था कि क्या चल रहा था? द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था 1780 से 84 के बीच में। तो सूरत की संधि, पुरंदर की संधि होते होते युद्ध होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। लास्ट में एक संधि होती है सालबाई की संधि 1782 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1782 में। अब ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि के द्वारा अंग्रेजों को ये पता लग जाता है कि मराठा अभी भी बहुत ताकतवर है, अगर इनके साथ उलझे रहे तो अन्य चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाए। तो ये एक प्रकार से शांति स्थापित कर लेते हैं कि आप और हम अच्छे दोस्त हैं, अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा दुश्मन तो हैदर अली है, हम हैदर अली को निपटाएंगे, टीपू सुल्तान को निपटाएंगे। ये 20 साल का ले लेते हैं अंग्रेज गैप। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1775 से 82 के बीच में होता है, और रघुनाथ राव
पेशवा बनने की लालच में सूरत की संधि करता है और उसके काट के तौर पर नाना फडणवीस है पुरंदर की संधि कोलकाता प्रेसिडेंसी के साथ करता है। लास्ट में युद्ध चलता रहता है, युद्ध जब खत्म होता है तो सालबाई की संधि हो जाती है और बोलते हैं भाई साहब आपका जीता हुआ हमें दे दो और हमारा जीता हुआ हम आपको लौटा देंगे और शांति स्थापित हो जाती है। आई बात समझ में? ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। सूरत की संधि लिखा हुआ है, पुरंदर की संधि आप स्लाइड में देख लेना, और प्रथमांगल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में होता है, ये सब लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना। सालबाई की संधि हुई थी 1782 के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया, क्या क्या मुख्य प्रावधान था ये भी आप देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। बेसिन की संधि 1802। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि दो आदमी आपको मराठा के अंदर याद रखने। पहला आदमी था रघुनाथ राव, अब इसका एक बेटा आता है जिसका नाम होता है बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव वो नहीं है मस्तानी वाला, भाई साहब वो तो बहुत पावरफुल आदमी था, कूटनीति रणनीति युद्ध नीति में उसका कोई तोड़ नहीं था, लेकिन ये आदमी बहुत कमजोर था और अयोग्य था। अब इसको ये लगा कि भाई साहब ऐसे तो मेरे को कोई राज नहीं करने देगा और मराठा परिसंघ के लोग मेरे को दबा के रखेंगे। इसकी गायकवाड़ भोसले और ये सब, गायकवाड़ है, भोसले है, सिंधिया है और जो होलकर है, मैं इनको कैसे नियंत्रण करूंगा। तो ये भाई साहब, और उस वक्त सहायक संधियों का दौर था वेलेजली के समय, तो सब क्या था सहायक संधि कर रहे थे। तो इसको ये लगा कि यार कौन युद्ध करे, कौन पंगा करे, इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, बसीन की संधि कर लेते हैं। बेसिन की संधि किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो जाती है और एक तरीके से ये सरेंडर ही हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। कि पेशवा है ना, वो कंपनी से परामर्श किए बिना युद्ध की घोषणा नहीं करेगा, तो करेगा क्या? पेशवा होता किस लिए? मतलब पेशवा अपनी विदेश नीति है ना, वो एक तरीके से अंग्रेजों के हवाले कर दी। किसी अन्य यूरोपीय कंपनी के कर्मचारी को नहीं रखेगा। अब अन्य यूरोपीय कंपनी मतलब फ्रांस की कंपनी से बहुत सीधा डरते थे, तो किसी भी यूरोपीय कंपनी को नहीं रखो। और भाई साहब बेसिन का क्षेत्र किसको दे दोगे? कंपनी को दे दो। ये बेसिन और सालसेट का जो रीजन है ना, वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था और इन पर इनकी नज़र रहती थी, तो बेसिन का क्षेत्र इनको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बेसिन की संधि से और जो मराठा परिसंघ है वो राजी नहीं होता है। तो फिर सिंधिया भी युद्ध लड़ता है अंग्रेजों से, होलकर भी युद्ध लड़ता है, तो अलग अलग युद्ध होते हैं और अलग अलग संधियाँ होती है। जैसे सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि वो सिंधिया के साथ होती है, ठीक है। देवगांव की संधि भोसले के साथ होती है, देवगांव की संधि भोसले के साथ होती है, और राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ होती है। तो मैंने कहा था कि सूरत की संधि के द्वारा रघुनाथ राव ने ये बता दिया था कि मराठा परिसंघ की क्या क्या कमजोरियां हैं। तो वो कमजोरियां जब अंग्रेजों के सामने आई तो उस कमजोरियों का फायदा ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हासिल कर रहे हैं, उन कमजोरियों का ये फायदा उठा रहे हैं कि सिंधिया से अलग लड़ रहे हैं, होलकर से अलग लड़ रहे हैं, भोसले से अलग लड़ रहे हैं और पेशवा के साथ अलग संधि कर रहे हैं। तो मराठा परिसंघ है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, वो उसकी ताकत है ना वो अब बिखरी बिखरी हो चुकी है। उसको हम क्या करने वाले हैं, अब तोड़ने वाले हैं। तो याद रखना, बेसिनी की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद सुरजी अर्जुन गांव और देवगांव की संधि और राजपुर घाट की संधि होती है। ये तीन संधियां मैंने बता दी, आप स्लाइड के अंदर इनको देख लेना, ठीक है। इसके बाद होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। कल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम कल बात करने वाले हैं। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे मराठा को अंग्रेज हरा देते हैं, कैसे आगे जाकर अंग्रेज सरदारों को हरा देते हैं, कैसे अफगान युद्ध के द्वारा ब्रिटिश इंडिया को अंग्रेज सुरक्षित करते हैं, कैसे बर्मा युद्ध के द्वारा वो अंग्रेज इस इलाके का विस्तार करते हैं। तो थोड़ा सा आधे एक घंटे का और लगेगा, फिर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व है उसको आसानी से समझ लेंगे, तो हमारे दिमाग के अंदर एक तस्वीर हो जाएगी। उसके बाद हम ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों को समझते हुए और आगे जो सामाजिक जनजातीय आंदोलन है, सामाजिक और धार्मिक सुधार है, 1857 की क्रांति है, उनको धीरे धीरे एक एक वीडियो में साथ में लेते जाएंगे। तो साथियों, ये एक इंट्रोडक्शन
था थोड़ा सा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज स्थापित किया था। जो बहुत सारे बिखरे बिखरे फैक्ट होते हैं ना, जो हमारे याद नहीं रहते और दिमाग में अचानक आते हैं तो ये लगता है ये क्या हो गया। जैसे कर्नाटक का युद्ध हुआ, मैसूर युद्ध हुआ, मराठा युद्ध हुआ, तो मैंने इनको एक जगह समेट के आपके सामने रख दिया है। आप स्लाइड से हल्का हल्का इनको पढ़ लेना एक बार और साथ में ये वीडियो देख लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल वाले वीडियो में हम वापस मिलते हैं।